हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसके अंदर हम क्लियर करने वाले कुछ पॉइंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू पास विदाउट स्टडी, पेपर प्रेजेंटेशन एंड हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा तो पूरा वीडियो देखना ताकि आपके जो पॉइंट्स है वो सारे क्लियर हो सके। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए रेडी। देखो आप सब आए लास्ट लेक्चर के हिसाब से, और ध्यान में रखना आज जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं इसमें आई एम गोइंग टू कवर ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब है यहाँ पे वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स भी है, यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट भी है, यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट्स भी है। बराबर है। देखो हर पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर रहा हूं वीडियो में। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप कवर कर लेना। समझ में आ रहा है? मैं हर बच्चे के लिए बात करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं सर ये हमारे लिए नहीं है तो हमको नहीं देखना, नहीं, आप सुनो। बिकॉज आप आफ्टर 2 years बोर्ड एग्जाम लिखने जाने वाले हो, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेपर कैसे लिखते हैं, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देने का है। सब पॉइंट्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सबको पता है। नंबर्स का खेल है, वन ऑफ माई फेवरेट। नंबर्स के साथ खेलना मेरे को बहुत पसंद है, होप आपको भी पसंद रहेगा। तो अगर आपको नंबर के साथ खेलना पसंद है तो नंबर ज्यादा लाना भी पसंद रहेगा। तो आई एम होपिंग कि जितने यहाँ पे बैठे एटलीस्ट उसमें से 50% क्राउड भी आउट ऑफ लेके आता है, तो आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड। बिकॉज अपन ने पूरा साल मेहनत किया है, 8 से 9 महीना हमने बुक कीपिंग पे पूरा मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, सब किया है। अब बच गया सिर्फ 10 दिन। 10 दिन के अंदर अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो। जिसने पूरा साल मेहनत नहीं किया ना वो 10 दिन मेहनत करेगा ना तो भी पास हो जाएगा, और सिर्फ पास नहीं होगा, अच्छे मार्क्स से पास होएगा। क्लियर है? सबसे पहला हम समझते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न इस साल का क्या है। देखो इस साल का पेपर पैटर्न अभी तक कुछ डिसाइड तो नहीं है, बट एक बेसिक ओवरव्यू में खाली आपको दे देता हूं। अगर आप देखो तो आपके टोटल 7 क्वेश्चन है, 80 मार्क का पेपर होने वाला है 7 क्वेश्चन का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर 20 मार्क्स, जिसके 4 ऑप्शंस मैंने लिखे, 5 आपको आएंगे और 5 में से आपको लिखना 4 है, ABCD। बराबर है। 4 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 4 के 4 भी आ सकते हैं, 5 में से 4 लिखना रहेगा। ठीक है, अब मैंने इधर एक टेंटेटिव लिखा है, फिल इन द ब्लैंक, 1 वर्ड ऑफ फ्रेज, ट्रू और फॉल्स, फिर फॉर्मेट फॉर दैट इज स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मुझे ऐसा लग रहा है इस साल के एग्जाम में इसके आने के चांसेस है। स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सर ये क्या होता है, हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। अगर आपको पता होगा तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनता है जिसके अंदर एक अपने को सेंटेंस लिखने आ रहता है कि इतने दिन के बाद इसको पे करो, इतना पैसा एंड ऑल। बराबर है? क्लियर? तो ज्यादा दिल पे लेने जैसा नहीं, बट ये 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस पे थोड़ा सा मेहनत करते हो तो ये 5 मार्क आपको मिल जाता है। तो 20 मार्क पहला क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, या क्वेश्चन नंबर 3, एक ग्रुप है। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 4 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस। 4 का ग्रुप है, अटेम्प्ट सिर्फ 2 ही करना है। सर 4 का ग्रुप, यस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज। पेपर पैटर्न डिसाइडेड नहीं है, मैं 4 का ग्रुप इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इस साल कुछ डिसाइड नहीं होता। पिछले साल डिसाइडेड था कि एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज। ये पिछले साल 2022 में, 2023 का पेपर पैटर्न अभी तक कुछ भी नहीं है। तो पिछले साल था एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट ही आने वाला था, डिसाइडेड था, बच्चे प्रिपेयर्ड थे कि एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज है। बट दिस ईयर इट इज नॉट डिसाइडेड। तो हमको 4 टॉपिक है, उसमें से एटलीस्ट 3 टॉपिक प्रिपेयर करना है, बट लिखना सिर्फ 2 ही है। दिमाग में डाल दो कि भाई 4 टॉपिक है रिंकल, 4 में से अपने को 3 तो प्रिपेयर करना है, लिखना सिर्फ 2 ही है। अब वो कौन से 2 लिखने वो तो एग्जाम पेपर में जब आएगा तब। हो सकता है एडमिशन के ऑप्शन में डिसोल्यूशन आ गया, एडमिशन के ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, या एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट ही आया। तो अगर इधर इन दोनों का जोड़ी बन गया है तो बाय डिफॉल्ट इसका ही जोड़ी बनेगा।
बात समझ में आया? मतलब 4 में से जिसका 2 जोड़ी पहले बन गया है, उसके बाद रिमेनिंग जो बच गया उनका जोड़ी बनेगा, ये आपका है। और ये क्वेश्चन कैरी कितना करता है? 10 मार्क ईच। मतलब क्वेश्चन सेकेंड एंड क्वेश्चन 3 विल गिव यू 10 + 10 20 मार्क्स। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स, 20 मार्क्स का क्वेश्चन 2 और 3 हो गया। सेम गोस विथ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इधर भी 4 का जोड़ी है, 3 प्रिपेयर करना है, 2 लिख के आना है। सर ये क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग, डेथ ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 का जोड़ी है, किसी 2 का कॉम्बिनेशन आएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स कंप्यूटर हो सकता है, डेथ और एनालिसिस ये कुछ भी हो सकता है। इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ डेथ भी आ सकता है। सर इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ डेथ है तो हम क्या करेंगे? हम तो ये 2 प्रिपेयर किए, तो हमारा ये क्वेश्चन ब्लैंक हो जाएगा। डोंट वरी, मैंने बोला है ना, आई विल बी गाइडिंग यू, तो टेंशन मत लो। मैं आपको आज ये जो 2 टॉपिक अगर आपको आता है तो तीसरा क्या करने का वो भी मैं बता दूंगा, और क्या करके जाना है वो बताऊंगा, डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक में से 3 तो प्रिपेयर करना है, लिखना 2 ही है, तो तीसरा कौन सा प्रिपेयर करने का? दैट विल बी कंप्यूटर अकाउंटिंग। इसमें हम कंप्यूटर अकाउंटिंग करके जाएंगे। कंप्यूटर अकाउंटिंग के क्वेश्चंस है जो मैं आपको दूंगा अभी, उतने क्वेश्चंस ही पढ़ो खाली, एग्जाम में उतने से आएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है, कुछ भी बाहर के नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट बुक के आएंगे, टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स आई होप सबने प्रिपेयर किया है, डेथ आपने प्रिपेयर किया है, कंप्यूटर अकाउंटिंग आप प्रिपेयर करके जाओ। लेकिन अगर जोड़ी ऐसा आया तो कंप्यूटर भी ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ कंप्यूटर आया, हमने नहीं किया, हमने इश्यू ऑफ शेयर्स कर लिया, किया तो है और अपने को लगा इजी है, इश्यू ऑफ शेयर्स पे मेहनत नहीं करने का, तो आप ये भी कर सकते हो। समझ में आया? डेथ और एनालिसिस में डेथ करके जाना, डेथ सिंपल आएगा, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा। 8 और 8 16 मार्क का है ये, बराबर समझ में आ गया? कमिंग टुवर्ड लास्ट 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जिसपे पूरा साल मेहनत हुआ है, एनपी और फाइनल अकाउंट। 12 मार्क्स दोनों के लिए, 12 मार्क एनपीओ, 12 मार्क का फाइनल अकाउंट, 24 मार्क का ये क्वेश्चन है। इस तरह से आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये नसीब है, किसका किसके साथ जोड़ी बनता है, ये बोर्ड बना के देगा और हमको एडजस्ट करने का, पंगा बोर्ड से लेंगे नहीं। समझ में आ गया? अब पेपर पैटर्न क्लियर हो गया, डन, पक्का। अब हम बात करेंगे कि करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए। उसमें क्या क्या आता है? करेक्ट ऑप्शंस, वर्ड, ट्रू और फॉल्स, एग्री डिसएग्री मतलब सेंटेंस के साथ आ सकता है, स्पेसिमेन, फाइंड ऑड मैन, वन सेंटेंस। ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, आप देखो ये सब आपको मिलेगा। अगर एवरी डे एक एक लेसन भी आप पढ़ते हो टेक्स्ट बुक का और अपने फ्रेंड्स को ओरल देते हो तो भी चलेगा, नहीं फिर भी आपको ऐसा लग रहा है सर हमसे नहीं हो पाएगा, फिर असर है। ऑब्जेक्टिव बना इजी, इसके वीडियोस अपलोड किया है मैंने, जिसके अंदर केबीसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, 4 ऑप्शन दिखेंगे, सुनते रहो, म्यूजिक बजता है वहां पे, म्यूजिक चलते रहेगा, क्वेश्चन रीड करना और आप आंसर डिसाइड करना, फिर अपना देखना आंसर राइट है क्या रॉन्ग है, सारे लेसन्स कवर हो जाएंगे। समझ में आया? तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है देख लो, क्लियर है, पक्का। जिसको नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर देगा। और कुछ नहीं, पास हो गए क्या? अब मैंने बताया था स्पेसिमेन, देखो ये ऐसा कुछ स्पेसिमेन होता है जिधर ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल लिखते, पीरियड, पे, अमाउंट, 3 पैराग्राफ लिखते। पीरियड मतलब कितने दिन का बिल है, तो उसमें जो सेंटेंस लिखा ना वो सेम लिखने का है। पीरियड में 90 डेज 30 डेज वर्ड्स में लिखना है, आफ्टर द डेट ऑफ बिल ये सेंटेंस ऐड करना है, इतने दिन के बाद इसको पे करो, पे टू मिस्टर और मिसेज जिसका नाम रहेगा, और ही इज हर ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज जो भी बोला है वर्ड्स में लिखना है, और इधर उसका साइन करना है, ड्रॉवर का नाम लिख देने का, स्टैम्प जैसा है वैसे ही, अमाउंट इन फिगर जितने का बिल उतने का अमाउंट लिखने का। फिर 2 ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, कितने में बिल एक्सेप्ट किया है और उसी का नाम लिख के उसका साइन कर देने का, मतलब साइन मतलब नाम लिखा वो साइन हो गया। समझ में? ये लिखने पे, ऐसा लिखने पे आपको 5 मार्क मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है 5 मार्क्स का। बात समझ में आया? मेहनत करना इसके ऊपर थोड़ा सा, क्लियर है क्या? पक्का समझा? तो मैंने 20 में से 5 मार्क तो आपको दिया, अगर आपको ये एग्जाम में आया है तो 20 में से 5 मार्क्स आप इस पे प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर? पक्का समझा? बढ़ूंगा आगे। फाइनल अकाउंट आई होप सबको पता है,
फॉर्मेट सबको पता है पूरा साल, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न टू बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, टू ड्राइंग बैलेंस, कैपिटल, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, फॉर्मेट लिख दिया। इतना फॉर्मेट और सिर्फ पोस्टिंग, इसमें एक एडजस्टमेंट भी आपने सॉल्व कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक का, बराबर है। ये उसके लिए बता रहा हूं, उस स्टूडेंट्स के लिए जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, ये उनके लिए बता रहा हूं मैं। अभी पहला कैटेगरी उनका है जिनको लग रहा है भाई डिफिकल्ट अकाउंट में पास होना, ये सिर्फ उनके लिए। इतना फॉर्मेट धनुश्री, और खाली पोस्टिंग, ओनली पोस्टिंग, डेबिट का पोस्टिंग, क्रेडिट का पोस्टिंग, खाली पोस्टिंग करके आएंगे ना, 5 मार्क है, 5 मार्क, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गया है और तुमने पूरा पोस्टिंग भी किया है, क्लोजिंग वगैरह कुछ नहीं करने बोल रहा हूं, 5 मार्क मिलेंगे, बराबर है। चलिए देखते फिर हमने बिना पढ़े कितना स्कोर किया। पढ़ाई तो नहीं किया अभी तक, इसमें कुछ पढ़ाई किया आपने? बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट, पोस्टिंग, कुछ पढ़ाई नहीं है। इतना सही करने बोल रहा, इतना तो करना ही पड़ेगा, बराबर है। देखते कितना मार्क्स मिलता है फिर। क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क, मिनिमम 20 मार्क का है, मैं सिर्फ 15 ही पकड़ रहा हूं, मिनिमम 15 पकड़ रहा हूं। एग्री? ज्यादा मिला तो ज्यादा मिल सकता है, बट 15 पकड़ के चलो। क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क, अभी बताया। इंटरनल मिनिमम 15 तो है ही है, इससे कम कोई भी टीचर नहीं देगा। मैंने भी मिनिमम 15 दिया ही है, दिया है कॉलेज में 15, हाँ 15 ही दिया है, तो मैंने 15 दिया है, बराबर है। क्योंकि लोग रॉन्ग भी लिखते हैं ना, बताएंगे कि ये पढ़ के जाने का, तो भी स्टूडेंट रॉन्ग लिखते, तो टीचर क्या करेगा, 15 देता है। तो अगर 15 15 30 और 5 35, 100 मार्क के पेपर में 35 तो पास हो गए। नहीं आया क्या? चलिए बेटा आ गया बस। तो आप मेरे को बताओ क्या मेहनत किया आपने पढ़ाई के लिए? सर ये बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है। अरे करना भी इजी है, इतना करना भी इजी है। अभी भी जिसने पढ़ाई चालू नहीं किया है वो, तूने किया, मैं ऐसे खाली बोल रहा हूं। अगर पढ़ाई चालू नहीं किया है, इतना करो, बराबर है, डन। लेकिन सर पास तो हो गया, मैं पास तो हो गया, लेकिन लालच है मेरे को, और मार्क्स चाहिए, चाहिए कि नहीं? अब जब और मार्क्स चाहिए ना, सर 35 अच्छा नहीं लग रहा है, पेरेंट्स एटलीस्ट 50 तो एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से, लाइकी है 50 तो मिलना चाहिए, लेकिन पढ़ने का नहीं है। मैंने ठीक है पढ़ने का नहीं है ना, तो एटलीस्ट एक काम करो कि जितना बोल रहा हूं उतना तो करके आओ। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स, इसकी एंट्रीज लिख सकते हो, खाली एंट्रीज, खाली अमाउंट भरने का है, हाँ या नहीं? इश्यू ऑफ शेयर्स अगर अच्छे से करके आओगे 8 मार्क मिलेगा, मिलेगा। रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट कर सकते हो ना। अब ये पढ़ने की बात आ गई है, एवरेज स्टूडेंट की बात आ गई। पहले वीकर सेक्शन था, अभी एवरेज पे आ गए। 35 नहीं, मेरे को और मार्क्स चाहिए, बराबर है। तो और मार्क्स चाहिए तो और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कौन सा टॉपिक के ऊपर? इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर, और चाहिए मेहनत करने का। मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज पे आ जाओ। पूरा नहीं कर सकते सर, हमसे नहीं होता है जर्नल एंट्री, 5 मार्क की जितना तो करके आओ, बराबर है। हाँ जी, परचेज है, सेल्स है, ड्रॉन, एक्सेप्टेड, 4 आउट ऑफ 1, एंट्रीज लिख दिया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लिख दिया, 5 मार्क तो मिलेंगे उसमें। 8 मार्क का टॉपिक है, सॉरी 10 मार्क का टॉपिक है, 5 मार्क तो मिलेंगे, हाँ या नहीं? और एक टॉपिक जिसके ऊपर आपने पूरा मेहनत किया है वो है आपका एनपीओ। एनपीओ फाइनल अकाउंट ऑलरेडी काउंट हो गया ना बेटा, है ना? 5 मार्क उसमें ले लिया ना अपन ने, इसमें भी 5 मार्क ले लेंगे पोस्टिंग विस्टिंग करने का। एनपीओ का भी पोस्टिंग कर ही सकते हो, 12 मार्क का सम है, 5 मार्क तो मिनिमम निकाल सकते हो, क्योंकि ये अभी एवरेज स्टूडेंट है भाई, ये तो पढ़ाई कर रहा है, ये लोग ने पढ़ाई नहीं किया है, इन्होंने पढ़ाई किया है ना, तो थोड़ा इनको एनपीओ, थोड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज, थोड़ा इश्यू ऑफ शेयर्स तो आएगा ही। तो अगर आप इतना स्कोर करते हो तो आपका मार्क्स में एडिशन क्या होगा? 8 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, मतलब कितने मार्क्स हो गए? 18 मार्क। 35 में 18 और ऐड कर देता हूं, कितना हो गया भाई? बस 100 में से 53 मिल गया, मतलब आपने 50 तो क्रॉस कर लिया परसेंटेज। क्लियर है? देखो दिस वाज बिलो एवरेज, दिस वाज एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट को कौन सा टॉपिक करने का है? एनपीओ का पोस्टिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री, इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री।
हर कैटेगरी के स्टूडेंट अपने दिमाग में तुम सेट करो कि सर मेरे को, और पहले बोलता हूं डिसाइड कर लो कि ये करने का। वहां जाके डिसाइड मत करना कि भाई ये देखता वो दिक्कत नहीं, डिसाइड योरसेल्फ। तो जाके आप अगर मेहनत करोगे तो 53 ज्यादा भी मिल सकता है। मैं बोल रहा हूँ 53 से ज्यादा भी मिल सकता है। इतना करने में भी सर कैसे ज्यादा मिल सकता है, मेरा इधर 15 मार्क ही पकड़ा है मैंने, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का है ना। अगर पूरे 20 मिल गए तो 5 ऐड होंगे और मिलेंगे 58। इंटर में मैंने 15 ही पकड़ा है, अगर इंटर में मुझे 15 से ऊपर मिला, 20 मिल गया तो 5 मार्क और बढ़ गए। 58 प्लस 5 63। हाँ या नहीं? अब थोड़ा और सेटिस्फाइड हो गया भाई, 63 भी अच्छा लग रहा है मार्क्स। बात समझ में आया? तो नकुल अपन बिना पढ़े भी और एवरेज पढ़े भी 60 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं, बराबर है। एंड ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, अगर आप प्रॉपर इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? पक्का? चलिए अब आगे बढ़ता हूं कि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। कैसा पेपर आएगा, कैसे लिखना है, किधर क्या लिखना है, मार्जिन यूज कर सकते कि नहीं, किसको कितना टाइम देने का, इस क्वेश्चन को कितना टाइम, क्या मिस्टेक अवॉइड करने का, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने कवर किया है। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट, पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड मिस्टेक टू बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग योर एग्जाम्स। ठीक है, ऐसा कुछ आपको आंसर शीट मिलेगा। ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ऑरेंज पिंक कलर के टाइप पे आएगा, ऑरेंज कलर मोस्टली रहेगा, ऑरेंज कलर का पेपर आएगा। ये जो ब्लू दिख रहा है वो ऑरेंज रहेगा। ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, आपका पेपर ऐसा आएगा, फर्स्ट पेज यही रहेगा। इसमें सबसे पहला आपको आएगा आपका सीट नंबर लिखना है, जो आपको हॉल टिकट पे मिला है, सीट नंबर M, जो भी आपका सीट नंबर रहेगा, बराबर। ध्यान से देखो, ये बता रहा हूं बिकॉज आप लोग 2 साल बाद एग्जाम लिखने जाने वाले हो, इसलिए आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि इधर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखना है। सबसे पहला आप क्या लिखोगे, आपका सीट नंबर। सीट नंबर लिखने के बाद उधर ही नीचे रहता है इन वर्ड्स, यहाँ पे इन फिगर्स है, यहाँ पे इन वर्ड्स है, ऐसा ही रहेगा। तो ऊपर इन फिगर्स लिखा मतलब नंबर्स में, और इन वर्ड्स पूरा स्पेलिंग। सर हमको स्पेलिंग नहीं आता है, हॉल टिकट में लिखा हुआ है स्पेलिंग। 1 लाख जो भी आपका नंबर रहेगा, M के साथ लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो M 1,23,456 पूरा लिखना है, और ये आपको सेंटेंस वहां पे मिलेगा पूरा। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर होता है, अब आपका साइन कर दोगे। क्लियर है? समझ में आ गया? उसके नीचे रहता है सुपरवाइजर, इन्विजिलेटर जो रहता है उसका साइन, वो आपको तो नहीं करने का। आप अपने आप को सुपरवाइज तो नहीं कर रहे हो, नहीं तो टीचर को टीचर आप जाओ मैं कर ले तो अपने आप को सुपरवाइज, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। ऐसा हुआ तो सर अच्छा है, हम तो पूरा पेपर लिखेंगे, है या नहीं? अब चलो ठीक है, ये हो गया साइन। उसके बाद यहाँ का पोर्शन इंपॉर्टेंट है जो मिस हो जाता है, इधर है सेंटर नंबर। आपके हॉल टिकट पे जो भी सेंटर नंबर रहेगा वो लिखना है, जो भी आपका सेंटर नंबर रहेगा सेंटर नंबर आपको लिखना है। क्लियर है? समझ में आया? पक्का समझा? सेंटर नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड होता है, ये स्पेशली इंग्लिश में काम आता है। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पेपर कोड होता है, ABCD 4 पेपर सेट होते हैं। तो अगर आपका पेपर सेट A है तो दोनों जगह पे A लिखना है, B है B लिखना है, C है C लिखना है, D है D लिखना है। अभी मैं बुक कीपिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई पेपर कोड नहीं रहेगा। समझ में आया? देयर इज नो क्वेश्चन पेपर कोड, तो ये ब्लैंक रहेगा। कहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो सब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो भाई आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम लिख दोगे आप। उसके बाद होता है पेपर, स्पेशली मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के टाइम पे ये काम आता है। मैथ्स पेपर 1, मैथ्स पेपर 2। यहाँ पे पेपर के टाइम में बुक कीपिंग पेपर 1 होता है क्या? नहीं, डैश। समझा? क्लियर? उसके बाद होता है लैंग्वेज ऑफ आंसर। सॉरी ये डेट था, इसके नीचे लैंग्वेज ऑफ आंसर। तो लैंग्वेज ऑफ आंसर आप सभी स्टूडेंट का लैंग्वेज ऑफ आंसर फॉर बुक कीपिंग इंग्लिश है। जो लोग मराठी में बुक कीपिंग लिखने वाले हैं वो लोग मराठी लिखेंगे, जो लोग हिंदी में बुक कीपिंग लिखने वाले हैं वो हिंदी लिखेंगे। यस होता है लैंग्वेज ऑप्शन उनको, ठीक है। मराठी मीडियम अगर मराठी मीडियम में लिख रहा है तो मराठी, हिंदी मीडियम हिंदी में लिखने वाला है तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम लिखने वाला तो इंग्लिश। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? उसके बाद यहां पे होता है आंसर बुक 1 नंबर ऑफ सप्लीमेंट। 99% बुक कीपिंग के लिए सप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
देयर इज जीरो सप्लीमेंट रिक्वायर। अगर आप प्रॉपर जैसा मैं बता रहा हूं वैसा पेपर लिखते हो ना तो सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है आपको। आप जितना बुकलेट दिया है उसमें आराम से लिख सकते हो, प्लस पेपर बच भी जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो लिखने वाला हूं, बट वो बाद में बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है बारकोड, ये आपको आपका जो सुपरवाइजर है ना वो देगा, बारकोड देगा। जरा ध्यान से, जब भी बारकोड स्टिक करने वाले हो तो देख परफोरेशन रहता है, डॉट 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 लाइन होता है, और सेम चीज आपके बारकोड पे भी होता है। बट बारकोड स्टिक करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन बारकोड पे चेक करने का, जैसे सीट नंबर। जो आपका सीट नंबर है क्या वही सीट नंबर का बारकोड है क्या? ये किसी दूसरे का बारकोड अगर चिपक गया आपके पेपर में और आपने मेहनत से पेपर लिखा है तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, जिसका स्टिकर चिपका है उसको मिलेगा। बिकॉज ये सब चीज छुपने वाला है, ये कुछ भी दिखने वाला नहीं है। सीट नंबर, स्टिकर नंबर, सब्जेक्ट, सेंटर नंबर सब प्रॉपर चेक करना। और जो स्टिक करोगे, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन उससे मैच होना चाहिए। आपके बारकोड के ऊपर एरो जैसा दिखेगा तो ये एरो इधर भी रहता है, उसके बीच में उसको चिपकाना है। ठीक है, देखो ये सारा इंफॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप 2 इयर्स के बाद पेपर लिखने वाले हो। एग्जामिनर, सुपरवाइजर आपको हेल्प करेगा, बट फिर भी आप प्रिपेयर्ड रहो कि आपको मालूम है। समझाइए? ये बारकोड स्ट्रिप कर दिया मैंने, उसके बाद इन्वेजिलेटर आया, आपका इंफॉर्मेशन चेक करेगा और वो साइन कर देगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट कवर हो जाएगा। ये ब्लैक कलर आएगा मोस्टली, यहाँ पे ब्लैक कलर का पूरा हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि भाई आपका पेपर का आइडेंटिटी छुपा दिया गया है, तो अब आपका आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्या करते हो बताऊंगा, बट यहाँ पे आपका आइडेंटिटी क्लोज हो चुका है। नंबर ऑफ सप्लीमेंट अगर कुछ लिया है तो नंबर ऑफ सप्लीमेंट लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे 0 एंड टोटल कर देंगे 1। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के एंड में करना जरूरी है। तो दिस वाज योर फर्स्ट पेज प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया क्या? पेपर टर्न मारा है ना? चल, यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन पेज होता है और यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। ये वेरिफिकेशन कब यूज होता है? जब आपको पेपर रीचेक करना होता है। अगर आपको ऐसा लगा यार सर नहीं मेरा पेपर में मिस्टेक आ गया है, तो आप जब रीचेक के लिए देते हो तो आपको पेपर मिलता है। उसके अंदर आपका फर्स्ट मार्क्स और इधर वेरिफिकेशन मार्क्स, ओरिजिनल मार्क्स एंड मार्क्स आफ्टर वेरिफिकेशन दिखाया जाएगा। वो बात की बात है, मतलब इधर अभी यूज तो होने वाला नहीं है, तो इधर कुछ करना नहीं है। आ जाते हो आपके फर्स्ट पेज की तरफ, यहाँ पे जाए तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1A ऑब्जेक्टिव। जैसा हेडिंग लिख रहा हूं वैसा लिखोगे तो एग्जामिनर के सामने आपका इंप्रेशन विल बी द बेस्ट वन। मैंने लिखा है पहला जो भी मेरा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द, क्या दिया यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने हेडिंग डाला सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट। वहां पे वर्ड यूज किया है रीराइट, इसका मतलब अपने को पूरा सेंटेंस लिखना है। तो इस पेज पे 5 ऑब्जेक्टिव्स आराम से आ जाएंगे। 5 ही क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क का है ना, तो 5 ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली आएंगे, वो आपको लिखना है। क्लियर है? सेकेंड पेज पे आ गया क्वेश्चन नंबर 1B, गिव वन वर्ड और फ्रेज। अब यहाँ पे वन वर्ड और फ्रेज में खाली वर्ड लिखा तो भी चलेगा, तो जगह छूट गया, छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे जाओ। समझ में आया क्या? मैं बोल रहा हूं बिना सप्लीमेंट के आराम से कंप्लीट कर सकते हो प्रेजेंटेशन। अच्छे से पूरा वर्ड लिखा। आपको सर मेरे को क्वेश्चन लिख के लिखने का, आपके पास उतना टाइम में लिखो, मैं टाइम मैनेजमेंट बता दूंगा, आपको लग रहा है आपके टाइम में हो रहा है, आप लिखो क्वेश्चन। 1B क्वेश्चन नंबर 1C, ट्रू और फॉल्स। विथ रीजन है तो विथ रीजन, विदाउट रीजन है विदाउट रीजन। विदाउट रीजन है तो 5 क्वेश्चन रहेगा, विथ रीजन रहेगा तो 2 क्वेश्चन आएगा, 2.5 मार्क का एक। समझ में आया? तो फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 1D, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बना दिया, ऐसे फॉर्मेट बना दो। बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प जो मैंने आपको बताया था, इतने में आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? देखो ऐसा फॉर्मेट बना दिया, इसको 5 मार्क मिल जाएंगे। तो आपने फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज तक इतना यूज कर लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। बढ़ता क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल मेरा आया एडमिशन। तो जो भी टॉपिक आप अटेम्प्ट करने वाले हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, जो भी वो टॉपिक है, हेडिंग डाला एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये जो बोल रहा हूं वो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बोल रहा हूं मैं।
समझ में आ रहा है? ये 80 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 35 वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 60 वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा पेपर प्रेजेंट करते हो तो आपके पास जब एग्जामिनर का पेपर जाए मतलब अच्छा स्टूडेंट है, उसने टॉपिक का नाम तो लिखा है। बिकॉज एडमिशन रिटायरमेंट सिमिलर लगता है ना चेकिंग के टाइम पे, तो टीचर एग्जामिनर भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो भाई एडमिशन अटेम्प्ट करो, एडमिशन लिखा, रिटायरमेंट अटेम्प्ट करो, रिटायरमेंट लिखा, हेडिंग डाल दिया। उसके बाद ये जो चीज है इन द बुक्स ऑफ, ये लिखना जरूरी है कि आप किसके बुक में हिसाब किताब कर रहे हो, एडमिशन किसके बुक में हो रहा है, तो इन द बुक्स ऑफ जो है वो आपको लिखना है। उसके बाद कॉलम, यहां पे मैंने मार्जिन यूज किया है, यस आई कैन यूज द मार्जिन, मार्जिन यूज किया है मैंने, आप भी यूज कर सकते हो। देखो लेजर आराम से बन सकता है, ऐसा छोटा नहीं लगेगा। आप, मैं आपको बोल रहा पेपर का साइज एक्चुअल साइज है ये, आप इतना यूज कर सकते हो। देखो रुपीज का कॉलम, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा रहता है सर नहीं बनता है सर, हमसे नहीं होएगा। पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा, देखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, 3 पार्टनर का 3 ही आएगा मैक्सिमम, एडमिशन ऑफ पार्टनर में 4 के चांसेस बहुत कम है। पर्टिकुलर एबीसी, पर्टिकुलर एबीसी, बराबर है, यूज हुआ बराबर। मार्जिन हमने यूज किया है, मार्जिन यूज कर सकते हो, क्लियर बोल रहा हूं मैं, क्लियर। आपके टीचर्स आपको बोलेंगे नहीं यूज कर सकते, मैं खुद बोल रहा हूं यूज करो। और कुछ डन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो जब क्वेश्चन पेपर अपने को आंसर शीट मिलता है ना, तो अपने पास टाइम रहता है आधे घंटे का, अपने को मालूम है टॉपिक आने वाला है, अकाउंट बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है? पेज टर्न किया, नेक्स्ट पेज पे आ गया, बैलेंस शीट बना दिया। हाँ जी, क्या वो मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में। बैलेंस शीट बना दिया, नेक्स्ट वर्किंग नोट। फॉर एग्जांपल मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो वर्किंग में मेरे को 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट। तो मैंने हेडिंग डाला वर्किंग नोट, बराबर। उसके अलावा मेरे को कुछ कैलकुलेशन करने का है, रफ वर्क इस टॉपिक का। तो क्या इतने पेज में आराम से हो जाएगा एडमिशन, बिंदास होएगा। तो मेरा रफ वर्क भी हो जाएगा, एडमिशन और ये भी काम हो जाएगा। इतना पेज तो मैं रफ वर्क के लिए यूज कर ही सकता हूँ, तो मेरे को लास्ट पेज यूज करने की भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया? पक्का समझा? भाई हमने पेज टर्न कर लिया, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इश्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है, डिसोल्यूशन, सॉरी डिसोल्यूशन हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है, बराबर। फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन है मेरे पास टॉपिक, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चलो बिल ऑफ एक्सचेंज इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक में आपको एंट्री सॉल्व करने का। ड्रॉवर ड्रॉवी दोनों हो सकता है, या तो सिर्फ ड्रॉवर हो सकता है या तो सिर्फ ड्रॉवी हो सकता है। तो इन द बुक्स ऑफ जिसका भी बोला है, जर्नल एंट्री एंड द कॉलम्स। फॉर्मेट समझो, हेडिंग डाला मैंने, इन द बुक्स ऑफ लिखना कंपलसरी है। क्या सॉल्व कर रहे हो? जर्नल एंट्री। लेजर में लेजर नहीं लिखते, बट जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री लिखते, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। भाई इतने में नहीं होएगा, वो पेज भी यूज कर लिया मैंने, इतने में तो हो ही जाएगा। हाँ जी पक्का। और एक अकाउंट, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ड्रॉवर ड्रॉवी का अकाउंट पूछ सकता है, हाँ या नहीं? अकाउंट बना दिया। क्लियर? पक्का समझ में आया? भाई एक पेज टर्न किया, इधर मेरे को रफ वर्क वगैरह कुछ बनाने का तो रफ वर्क के लिए यूज कर सकता हूँ, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चालू करेंगे। मेरा अगर उधर ही काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं ये रफ वर्क इसको यूज कर सकता हूँ। अभी मैंने इसको रफ वर्क यूज नहीं किया, इसके लिए मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, दोनों को एक्सप्लेन करने का। तो डिसोल्यूशन बनाया, इन द बुक्स ऑफ क्या क्या बनने वाला है? रियलाइजेशन, पूरा पेज रियलाइजेशन, एक पेज पूरा रियलाइजेशन ही बनेगा। उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल बनता है, कैश और बैंक अकाउंट बनता है। अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो डेफिशिएंसी अकाउंट और लायबिलिटीज अकाउंट बनेगा, जो आप नेक्स्ट पेज पे बना सकते हो। क्लियर? डिसोल्यूशन का फॉर्मेट, यहाँ पे हमने वर्किंग बना दिया इसके लिए और रफ वर्क के लिए पेज छोड़ दिया। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए बोला था वैसे सेम इसके लिए। अब ये मैंने दोनों ऑप्शन बताया, कोई एक ही ऑप्शन यूज होगा ना, मतलब पेजेस बचने वाला है। समझ में आया? क्लियर? भाई ये रफ वर्क यूज कर लिया। बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आने वाला इशू ऑफ शेयर्स। सेम जर्नल एंट्रीज का कॉलम बना दिया, इतना ही है। आपको चाहिए आप इधर भी यूज कर सकते हो जर्नल एंट्रीज, और इसके नीचे हमने इसका रफ वर्क कर लिया, बराबर है। क्लियर हो गया? इसमें वर्किंग नोट क्या बनता है? इसमें रफ वर्क ही बनता है ना। हाँ वो सब रफ वर्क, हाँ उसको मार्क्स नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसके ऑप्शन में ही है, डेथ ऑफ पार्टनर,
इन द बुक्स ऑफ, मैंने यहाँ पे कंप्लीट सम बताया आपको। अगर खाली डेथ पार्टनर पूछा है तो डेथ पार्टनर का अकाउंट ही बनाओगे, हाँ, और बाकी ये सब चीज किधर चले जाएगा, रफ वर्क के अंदर। मैं फेयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, पूरा सम, और यहाँ पे नीचे उसका वर्किंग नोट, बराबर है। वर्किंग नोट में मैंने कैश अकाउंट बना के रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बना के रखा है, बराबर है। और कोई रफ वर्क करना है तो रफ वर्क में कर सकता हूँ। डेथ ऑफ पार्टनर, बराबर, क्या डेथ ऑफ पार्टनर में जो वर्किंग बनाते हो आप, वर्किंग कौन सा, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ गुडविल, उसको मार्क्स होंगे कब, जब सिर्फ डेथ पार्टनर का अकाउंट पूछा है तब। अगर एक कंप्लीट सम पूछा है ना तो वर्किंग को मार्क्स नहीं रहेगा। कंप्लीट सम मतलब भाई ये पूरा क्वेश्चन ही पूछा था मेरे को, ये पूरा सॉल्व करने बोला है, तो पूरे में आपको इसको वर्किंग जो बनाने वाले उसके मार्क्स नहीं होने वाले। क्लियर है, क्लियर। बट आपको वो कैलकुलेशन तो करना कंपलसरी है, एवरेज प्रॉफिट जो शेयर ऑफ पार्टनर है और गुडविल का कैलकुलेशन डेथ ऑफ पार्टनर। क्लियर। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी एनपीओ के लिए इन द बुक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, एंड यहाँ पे बन जाएगा बैलेंस शीट। आराम से 2 पेज यूज हो सकता है। उसके अलावा रफ पेज चाहिए भाई, ये रफ पेज मैंने उसके लिए रख दिया है। क्लियर, हाँ जी। टॉपिक के बाद ही रफ वर्क करोगे तो एग्जामिनर को आइडिया आ जाएगा इस बंदे ने खुद से सॉल्व किया है, समझ में आ रहा है। आप पीछे करते तो उनको लगता है कि भाई ये लोग कॉपी करके कर रहे हैं या जो भी XYZ। यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट बना दिया, कोई बैलेंस शीट वगैरह बनाने का तो, एंड रफ वर्क के लिए जगह दी, ठीक है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पूरा पेज पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन ले लिया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट भी ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी ले लिया, कंबाइन, बराबर है। उसके अलावा फॉर्मेट है आपका, बैलेंस शीट बन जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल मैंने इसमें बनाया नहीं है, बट आप पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है क्या। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, बट आप पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे बना सकते हो और उधर ही वर्किंग यूज कर सकते हो। क्लियर है, हाँ जी। तो ये आपका था पेपर प्रेजेंटेशन फॉर ऑल द टॉपिक्स, बराबर है। देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि पेपर लिखते समय आपको याद रखने का, दैट इज पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द एग्जाम। जरा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी है, बिलो एवरेज के लिए भी है, टॉपर्स के लिए भी, क्योंकि ये गलती आपसे होगी ही। पहला पॉइंट ये, ऑलवेज राइट आंसर एज पर क्वेश्चन नंबर। मेरे को डोरेमोन ने अभी पूछा, सर कोई भी क्वेश्चन पहले लिख सकते हैं क्या? देखो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 पहले लिखने का है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखने का है, फिर क्वेश्चन 6 लिखने का है, फिर 1 लिखने का, फिर 3 लिखने का, फिर 2 लिखने का, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। बट एक प्रॉपर और अच्छा स्टूडेंट वही है जो एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास है ना 200-250 पेपर रहेंगे चेक करने के लिए, और उसके दिमाग में पहले 10 पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक का सीक्वेंस है, और अचानक में डोरेमोन का पेपर आया, ये कौन सा है? अभी तो मैंने ये देखा था, इधर टिक मार्क किया था, क्योंकि वो बंदा टिक मार्क कर रहा है ना भाई, तो उसको अमाउंट दिमाग में है, और उसके बीच में कुछ नया आ गया तो उसका दिमाग और ये हो जाएगा, ये क्या आ गया, कावरा बावरा हो गया, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एग्जामिनर का दिमाग तुम्हारे पेपर पूरा आ जाता है फिर। इसलिए अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस चेक करते हो तो एग्जामिनर को पेपर चेक करना भी यूज हो जाएगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर के सामने आया और राइट चीज को भी रॉन्ग कर देगा, वो तो बात अलग है कि मॉडरेटर चेक करता है पेपर, चीफ मॉडरेटर चेक करेगा, बट फिर भी ऐसे सिचुएशन उनसे भी स्किप हो गया तो क्या करोगे आप। तो इसलिए हमेशा पॉइंट याद रखना कि ऑलवेज राइट आंसर एज पर क्वेश्चन नंबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, संतोषी ध्यान दे, अगर तेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन गलती से अटेम्प्ट करने का मन किया, देन ऑलवेज राइट आफ्टर यू आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस। मेरे पूरे 7 के 7 क्वेश्चन हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इश्यू ऑफ शेयर्स में गड़बड़ हुआ है, कंप्यूटर लिखना है मेरे को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इश्यू ऑफ शेयर्स में 5 मार्क आए, लेकिन कंप्यूटर अकाउंटिंग में 8 मार्क आ रहे, तो आपको 8 सिलेक्ट किया जाएगा एक्स्ट्रा, जिसमें ज्यादा मार्क्स होता है वो कंसीडर किया जाता है। बट वो कब अटेम्प्ट करने का, जब आपको ऐसा लग रहा है आपने आपका पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, तब बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने मत जाना। बात समझ में आया? एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक किया जाता है, होता है चेक। अगर आपने रेगुलर सम के अंदर कम है और एक्स्ट्रा में ज्यादा है तो एक्स्ट्रा को काउंट किया जाता है।
रेगुलर को सर्कल कर दिया जाएगा और जो एक्स्ट्रा उसे फेयर मार्क्स काउंट किया जाता है, बट दैट इज सेकेंडरी ना, प्राइमरी आप आपका क्वेश्चन कंप्लीट करो। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट मेक सिली मिस्टेक ऑफ टू एंड बाय इन द बैलेंस शीट। बेसिक मिस्टेक है कि बैलेंस शीट में ना अपन टू और बाय लिख देते, लाइबिलिटी साइड पे टू लिखते हैं, बैलेंस शीट पे बाय लिख देते, एसेट साइड पे बाय लिख देते, क्योंकि अपने को टू और बाय की हैबिट होती है। और वो तो छोड़ो, रेगुलर में भी नहीं लिखते, ट्रेडिंग अकाउंट में भी भूल जाते हैं टू और बाय लिखने का। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कि अवॉइड करना है। ये आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप फ्लो में लिखते हो, बाद में आपको ध्यान में नहीं रहता है, तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना। नेक्स्ट, यूज ओनली वन कलर पेन टू राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके हॉल टिकट, आपके जो आंसर शीट, उस पर बारकोड लग गया है, उसका होलोग्राफ लग गया, आपकी आइडेंटिटी छुप गई है। लेकिन अगर आप आंसर में दो कलर यूज करते, सर हम लोग क्वेश्चन ब्लू से लिखते हैं, आंसर ब्लैक से लिखते हैं सर वो आंसर जो है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं सर, इससे आपका आइडेंटिटी रिवील होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे कॉलेज में सबको बोला है दो कलर का पेन यूज करना, क्या रहेगा, तुम्हारा पेपर आएगा तो मेरे को पहचान मिल जाएगा, तुम्हारा पेपर तो तुमको अच्छे मार्क्स दूंगा। ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। तो क्या होता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी मालूम पड़ जाती है और पार्शियलिटी हो जाता है, इसलिए ऑलवेज यूज वन कलर पेन। बात समझा? तो हमेशा एक कलर का पेन यूज करने का, चाहे वो ब्लू हो चाहे वो ब्लैक हो। समझ में आया? इंग्लिश के पेपर में ब्लू लिखा है, मराठी में आपने ब्लैक, चलेगा, एक पेपर में एक ही कलर। समझ में आया क्या? क्लियर है? नेक्स्ट, मेंशन प्रॉपर क्वेश्चन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। सर फिरा एग्जामिनर या मॉडरेटर मिल गया, आपका पूरा आंसर करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, पूरा रॉन्ग, पूरा मेहनत वेस्ट, पूरा 12 माह के तुमको एनपीओ, पूरा 12 माह के फाइनल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा है, वो जीरो कर देगा और उसको तुम चैलेंज भी नहीं कर सकते। सर आंसर राइट है, आपने कैसे रॉन्ग? चैलेंज, आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है, नहीं, रॉन्ग। कि तुम केस करो, हारोगे तुम ही। समझ में आया क्या? इसलिए बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखने का, ए बी सी डी जो भी है, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक लिख रहे 1 2 3 4 जो भी है वो प्रॉपर लिखने का। ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। नेक्स्ट है, अंडरलाइन द आंसर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड नेवर स्क्रिबल द आंसर और ओवरराइट द आंसर। जब भी आप आंसर लिखते हो ऑब्जेक्टिव्स के, तो उसको अंडरलाइन, भाई ये आंसर है मेरा, पेंसिल से, पेन से अंडरलाइन करो। पेंसिल भी यूज मत करना, पेन ही यूज करना, एक ही। फिर आपको ऐसा लगा कि यार नहीं, डोरेमोन ने बोला ये आंसर गलत है, ये वाला लिख, मैंने उसको कट किया, स्क्रिबल किया, उसके ऊपर लिख दिया, चेक भी नहीं होएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका आंसर होंगे, क्वेश्चन कट कर दो पूरा, नया उसके नीचे लिखो तो चलेगा। वो आंसर को स्क्रिबल करके लिखने की जरूरत नहीं है, या कट करके लिखने की जरूरत, ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन फिर से आप लिख दो, चलेगा। समझ में आया क्या? और ऊपर वाला को कैंसिल कर देना, तो इससे एग्जामिनर को लगे हाँ इसने पूरा क्वेश्चन कैंसिल करके फिर से लिखा है। समझाइए? पक्का? नेक्स्ट, और कुछ है क्या भाई? यस, टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच क्वेश्चन इज नेसेसरी। ध्यान दे, टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच क्वेश्चन इज नेसेसरी। आप 3 घंटे का एग्जाम लिखने जाने वाले हो, बराबर है? 3 घंटा इज इक्विवेलेंट टू 180 मिनट्स, 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट, 180 मिनट है अपने पास। अब 180 मिनट पेपर में लिखने के लिए कैसे एलोकेट करेंगे? तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, कितने मार्क्स का है? 20 मिनट दूं एक क्वेश्चन को, 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 1 का ए बी सी डी, 20 मिनट, भाई 20 मिनट ले लो, चलेगा? 20 मिनट में क्वेश्चन 1 आराम से लिख सकते हो ना? ट्रू और फॉल्स लिखने में कितना टाइम जाएगा? 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट। क्वेश्चन 1 ए, क्वेश्चन 1 बी, सी एंड डी, 4 ही लिखने का है। 5-5 मिनट के हिसाब से 20 मिनट इज इनफ। हाँ जी सुनना, 20 मिनट देने का। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता हूं, 10 मार्क का क्वेश्चन है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क का है, एडमिशन या रिटायरमेंट पकड़ के चलता हूं। कितना टाइम चाहिए? 20 मिनट, 15 मिनट, लो 25 मिनट दिया, चलेगा? मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, 15 मिनट 20 मिनट में होता है, 25 मिनट देता, हाफ एन आवर से 5 मिनट कम है, बट हाफ एन आवर के पहले ही हो जाएगा, मेरे को मालूम है।
एडमिशन रिटायरमेंट 25 मिनट में हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से 10 मार्क के लिए, डिसोल्यूशन या बिलो ऑफ एक्सचेंज जो भी आएगा। 25 मिनट दे देता हूं इधर भी, बराबर है? अरे यस और नो? पक्का? तो 20 मिनट, 25 मिनट और 25 मिनट, क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इश्यू ऑफ शेयर, डेथ ऑफ पार्टनर, 8 मार्क का है। कितना टाइम चाहिए? 20 मिनट चाहिए। चलो ठीक, 20 मिनट, 10 मिनट में हो जाएगा। 20 मिनट ले लो ना। इश्यू ऑफ शेयर्स में आपने फॉर्मेट लिख दिया है, खाली अमाउंट भरने का है, आराम से होएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट 20 मिनट देता हूं, 25 मिनट ले लो, बस। अभी तो बस है। अब जरा ध्यान देना, अब कितने क्वेश्चन बच गए? 2 क्वेश्चन, 6 और 7, एनपीओ और फाइनल अकाउंट। थोड़ा लेंदी रहता है एनपीओ, 30 मिनट्स, फाइनल अकाउंट 30 मिनट्स, बराबर है? हाँ जी, टोटल करते कितना हो रहा है? 175 मिनट्स। अभी भी 5 मिनट है, बल्कि और बच सकता है टाइम। जैसे यहाँ पे 10 मिनट बचा लिया तुमने, यहाँ पे 5-5 मिनट बचा है तुमने, तो 10 और 10 20 मिनट अभी भी बचा है तुम्हारे पास, और 5 मतलब हाफ एन आवर के ऊपर बचा हुआ है तुम्हारे पास टाइम। पेपर हुआ है, एंड अभी बोल रहा हूं घड़ी पे टाइम सेट करना। 20 मिनट में अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना, छोड़ देना। आपको मैंने बताया पेपर कैसे लिखने का, बता दिया मैंने, छोड़ देना क्वेश्चन। एडमिशन, अरे 25 मिनट टैली नहीं हो रहा है सर, मैं उसके पीछे भागा, नहीं, 25 मिनट खत्म, क्वेश्चन छोड़ दो, बढ़ो आगे क्वेश्चन पे। भावनाओं में बहने की जरूरत जरा भी नहीं है। भावनाओं में भिगने वाले बहन सब, भाई सब सिंगल रह जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो आप लोग को जितना टाइम एलोकेट किया मानसी, मेरे को उतना ही टाइम देने का है, उससे ज्यादा मेरे को टाइम नहीं देने का। समझ में आया क्या? उसके अलावा मेरे पास 5 मिनट बचेगा, ऐसे हाफ एन आवर बचेगा, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट में आप आपका पेपर चेक कर सकते हो, हाँ या नहीं? तो आपके पास अभी भी 5 मिनट है जिसमें आप आपका पेपर बराबर से चेक करने का। तो इस तरह से आप 3 घंटा एलोकेट कर सकते हो। यहां तक का वीडियो सिर्फ एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट एंड टाइम मैनेजमेंट वाले के लिए था, बराबर है? आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आ जाते, अगर मुझे 80 आउट ऑफ 80 लाना है अभी अपने लिए, अगर मुझे 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो क्या करना होगा? ध्यान से सुनना, जो भी बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना है, तुम्हें सबसे पहला तुम्हें क्या करना है? डिसाइड करना है टॉपिक। तुम्हें डिसाइड करना है टॉपिक कौन सा अटेम्प्ट करना है। डिसाइड द टॉपिक, डिसाइड द टॉपिक फर्स्ट। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर एनालिसिस, फाइनेंशियल, जो भी है डिसाइड करो और उसी पे फोकस करो। डिसाइड करना भाई ये टॉपिक ना, तो इसका पूरा एकदम निचोड़ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि कितना से डिफिकल्ट भी आएगा ना, तो भी मेरे को तो आता है क्योंकि मैंने मेरा टॉपिक डिसाइड किया और इसी पे मेहनत किया है। तो सबसे पहला तुम्हें क्या करना है? डिसाइड करना है। समझ में आया क्या? चैन, जैसे तुमने टॉपिक डिसाइड किया, क्लियर ऑल द कंसेप्ट, क्लियर ऑल द कंसेप्ट। जो भी टॉपिक तुमने सिलेक्ट किया है, जो भी टॉपिक तुमने सिलेक्ट किया है, उसका कंसेप्ट को क्लियर करो। समझ में आया? हाँ या नहीं? कंसेप्ट क्लियर हो गया तो जितने भी एडजस्टमेंट है सारे एडजस्टमेंट गो थ्रू करो। जितने भी एडजस्टमेंट है सारे एडजस्टमेंट गो थ्रू करो। तुम्हें चैन और आगे बाकी है, आएगा चैन तो बहुत अच्छे से मिलेगा, ध्यान दो। क्लियर ऑल द कंसेप्ट, गो थ्रू ऑल द एडजस्टमेंट। जो भी टॉपिक लिया है उसका कंसेप्ट, उसके एडजस्टमेंट। समझ में आया? अगर आपने ये चैन सुकून से सब चीजें कर लिया तो डेफिनेटली आपको 80 आउट ऑफ मिलने वाला है। तुम्हें चैन और सुकून से पढ़ना होगा जिससे यू कैन सिक्योर 80 आउट ऑफ 80। तुम्हें चैन और सुकून से पढ़ना है, किसी के दिमाग से नहीं, आपके दिमाग से।
तो आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। समझ में आया क्या? अब 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए मैं पॉइंट्स दे रहा हूं हर टॉपिक का। एडमिशन जैसे मैंने बताया था, टॉपिक ले लिया तो उसकी कंसेप्ट मालूम होने चाहिए, और कंसेप्ट क्या क्या मालूम होने चाहिए ये एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला है तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि मैंने डिसाइड किया मुझे एडमिशन करना है, मैंने डिसाइड किया मुझे रिटायरमेंट करना है, तो कौन से पॉइंट्स के ऊपर मुझे फोकस करना है, कौन से एडजस्टमेंट में फोकस करना है, ये बता रहा हूं। अगर मैं एडमिशन की बात करता हूं, नया पार्टनर कैपिटल आता है, ये मालूम होना चाहिए, सबको पता रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो आना चाहिए, हाँ या नहीं? उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो आना चाहिए कि नहीं? ये पॉइंट्स है जो एडमिशन में क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। सर ये क्या है? डेथ ऑफ पार्टनर में आता है गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हाँ या नहीं? एडमिशन में कभी नहीं आया है, बट ऐसा एडमिशन में भी आ सकता है। तो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये कंसेप्ट भी एडमिशन में आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। समझा? देखो अभी मैं जो भी बता रहा हूं ये 80 आउट ऑफ 80 के लिए ये सारे पॉइंट्स मालूम होने चाहिए आपको टॉपिक के। क्लियर है? नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉट इन कैश, गुडविल रेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब गुडविल का दो ट्रीटमेंट है, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल रेस। तो ये ट्रीटमेंट आपको मालूम होना चाहिए। गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो क्या आएगा, विड्रॉ है तो क्या आएगा, रेज है तो क्या है, विड्रॉ। ये कंसेप्ट गुडविल का आपका एडमिशन में क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा एंड द लास्ट पॉइंट, कैपिटल अकाउंट टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल एज बेस, ओल्ड पार्टनर कैपिटल बेस बिफोर एडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल बेस आफ्टर एडजस्टमेंट। ये पॉइंट्स आपके एडमिशन के क्लियर है तो आपके एडमिशन का 10 मार्क फिक्स है। बात समझ में आया? अगर रिटायरमेंट की बात करता हूं रिंकल, तो रिटायरमेंट के अंदर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेन, यहां पे सैक्रिफाइस होता है वहां पे गेन रेशियो रहता है, बराबर है। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल और रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल, दो ट्रीटमेंट होता है। एक तो रिटायरिंग पार्टनर का ही खाली होता है और एक पूरे फर्म का गुडविल का कैलकुलेशन होता है। ये पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट टू बी रीएडजस्टेड जैसा इधर था वैसे ही। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर इन प्रॉफिट निकालना होता है। वो ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को कौन सा अमाउंट देने का है, उसको पूरा अमाउंट इन कैश देने का है क्या लोन में रखने का है, इसका ट्रीटमेंट। क्लियर? यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने लिख के दिया रिटायरिंग पार्टनर के इसमें, ये कंसेप्ट को क्लियर रखना। रिटायरिंग पार्टनर अगर लमसम अमाउंट रिटायरमेंट में देना है तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या है, इंस्टॉलमेंट में दे रहा तो क्या है, इंटरेस्ट है तो क्या है, इंटरेस्ट पेड इन कैश। तो ये जो फॉर्मेट है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, इसको गो थ्रू करना है। बात समझ में आया? हाँ जी। ये दोनों पॉइंट्स आपको आपके टॉपिक को क्लियर करने में हेल्प करेगा। मार्किंग स्कीम्स की बात करूं तो एडमिशन के अंदर फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन अकाउंट आया, पार्टनर्स आया, बैलेंस शीट आया, अगर ऐसा है अकाउंट बनता है ना, तो मार्किंग स्कीम कैसा होगा, रिवैल्यूएशन को 2 मार्क दे दिया है, पार्टनर्स को 3 मार्क दे दिया है, बैलेंस शीट को 5 मार्क दिया है, ऐसे 10 मार्क का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, टोटल हो गए 10 मार्क्स। बात समझ में आया? सेम गोज विद द रिटायरमेंट ऑल्सो, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाया 2.5 मार्क, 2 मार्क की जगह पे इसको 2.5 मार्क दे दिया है, तो आधा मार्क बढ़ गया इधर। पार्टनर्स कैपिटल को 3 मार्क, बैलेंस शीट को आधा कम कर दिया, इधर 5 मार्क था तो 4.5 मार्क, मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन एवरेज ऐसा ही रहता है। बात समझा? एडमिशन में क्या करना है, रिटायरमेंट में क्या करना है, क्लियर है? ये मैं अभी बोल रहा हूं, जिनको आउट ऑफ स्कोर करना है उनके ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सर मेरे को नहीं जम रहा है, डिफिकल्ट है, नहीं, आपको अगर आउट ऑफ स्कोर करना है तो आपको सब मालूम होना चाहिए, नहीं तो एवरेज कैसे पास होना ये तो आपको बता ही दिया। क्लियर है क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन से पॉइंट्स को याद रखने के। तो डिसोल्यूशन में एक तो है सिंपल डिसोल्यूशन, बैलेंस शीट खाली करो, हाँ या नहीं, असेट बेचो, लायबिलिटीज पे करो, क्लोजिंग करो, सिंपल डिसोल्यूशन। हाउ इंसॉल्वेंसी डिसोल्यूशन, सर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर डिसॉल्वेंट, 3 पार्टनर इंसॉल्वेंसी कैसे होता है ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। पार्टनर लोन अकाउंट टू बी मेड, पार्टनर का लोन अकाउंट कब बनाते ये मालूम होना चाहिए, हाँ या नहीं। पार्टनर का लोन अगर लायबिलिटी साइड पे है तो उसका अकाउंट बनाते हैं अपन, पार्टनर से रिलेटेड है तो अकाउंट बनता है, मालूम है ना वो। फिर गुडविल इज नेवर रियलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डिसोल्यूशन,
गुडविल कभी भी रियलाइज नहीं होता जब तक उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे बैलेंस शीट में मैंने असेट्स खाली किया, उसमें गुडविल भी है, रूल है सारे एसेट बिकने चाहिए, तो गुडविल बिकना नहीं चाहिए। अगर बोला नहीं है तो गुडविल नहीं बिकता है। मैंने असेट्स खाली किया, असेट में सब असेट बेच दिया, गुडविल ही नहीं बेचा, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया सब असेट बिकना चाहिए, लेकिन उसमें गुडविल नहीं बिकेगा अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ये पॉइंट याद रखने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट है बिफोर क्लोजिंग ऑल द डेब्ट शुड बी पेड ऑफ, मतलब सारे असेट्स बेच दिया, अब मैं क्लोजिंग कर रहा हूं, लायबिलिटीज के बारे में कुछ बताओ। ये याद रखने का कि क्लोजिंग से पहले सारे लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाना चाहिए। सारे लायबिलिटीज मतलब पार्टनर का लोन हो, क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेबल हो, बैंक, सब लायबिलिटीज पे होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है नहीं बोला है, पे करना कंपलसरी है, तो सारे लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाना चाहिए। उसके बाद इन डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी में वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड थ्री पार्टनर इंसॉल्वेंसी का डिसोल्यूशन आपको करना है और इसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है फॉर डिसोल्यूशन। अगर मैं बात करता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज, तो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन मालूम होना चाहिए, रिटेन बिल क्या होता है, डिस्काउंट बिल क्या होता है, एंडोज बिल क्या होता है, बीएफसी बिल क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए। डिसऑनर अलोंग विथ नोटिंग चार्जेस एक्सरसाइज किया था अगर आपको याद रहेगा तो, वेरी गुड। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट का अमाउंट एंड न्यू बिल का अमाउंट, पिन मारेंगे, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट, ये याद रखना है, पिन मार के नया बिल फाइंड करेंगे, ये मालूम होना चाहिए। व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल, इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल एंड ऑनर ऑफ बिल। रिटायरमेंट होता है तो कौन सी एंट्री आएगी, इंसॉल्वेंट होगा तो कौन सी एंट्री आएगी, ऑनर होगा तो कौन सी एंट्री, ये आपको मालूम होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद सिंगल ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉवी, सेंटेंस वाला सम इन द बुक्स ऑफ महाराजा का सॉल्व करने और अलग अलग एंट्रीज दिया हुआ है, तो कभी एक ड्रॉवर है कभी दूसरा ड्रॉवर है, वो वाला सम। ये कंसेप्ट आपको डिसोल्यूशन में मालूम होना चाहिए, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज में मालूम होना चाहिए। अगर आपको इतना मालूम है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूँ जर्नल एंट्री की, डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूँ, लेजर की नहीं। तो डिसोल्यूशन में टोटल फॉर एग्जांपल 7 + 2 9 एंट्रीज है, 9 और प्लस और कुछ एंट्रीज है, तो हर एंट्री को एक एक मार्क रहता है, 1 मार्क फॉर ईच एंट्रीज। 1.5 मार्क्स कब मिलता है, जब डबल एंट्री होता है, मतलब एक एंट्री में 2 अकाउंट डेबिट या 2 अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, तो 1.5 मार्क्स। सेम गोज विद योर पार्टनर्स कैपिटल, अगर क्लोजिंग एंट्री है तो उसको कितना मार्क्स है, हाफ मार्क्स है। क्लोजिंग एंट्री होता है ना, उसको कितना मार्क्स रहेगा, हाफ मार्क्स, जिसमें डबल एंट्री है उसको 1.5 मार्क और सिंगल एंट्री तो उसको 1 मार्क, तो 6 + 3 + 1 ऐसा 10 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है? बिल ऑफ एक्सचेंज में 7 एंट्री है तो 7 मार्क, और लेजर पूछ लिया है 3 मार्क, ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट ऐसा पूछ लिया है तो 7 मार्क जर्नल एंट्री को रहेगा और 3 मार्क तुम्हारा लेजर को रहेगा। बात समझा? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं, इशू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग। अभी जो मैं क्वेश्चन देने वाला कंप्यूटर अकाउंटिंग का वो इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? लेक्चर के एंड में आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग का पीडीएफ भी शेयर कर देता हूं, ताकि आप कंप्यूटर अकाउंटिंग का पीडीएफ स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर लो और आप लोगों को भी मैं अपने क्लास के इसमें दे दूंगा। क्लियर है क्या? इशू ऑफ शेयर्स की बात करूं तो कौन से पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। बेसिक एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स आना चाहिए, रिसीप्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसीप्ट वाला, शेयर इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। उसके अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा आया कम आया, समझ में आया? फिर उसके बाद कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, शेयर फोरफिटेड और री इश्यू मालूम होना चाहिए, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल मालूम होना चाहिए। इतने पॉइंट्स इशू ऑफ शेयर। सर गुडविल हमने कभी सुना नहीं है गुडविल के बारे में। देखो नॉर्मली कैपिटल रिजर्व ही आता है इशू ऑफ शेयर्स में, बट कभी कभी होता है कि मैंने शेयर इशू करने के टाइम पे नुकसान ले लिया, लॉस हो गया, नॉर्मली प्रॉफिट ही होता है। भाई मैंने 4,000 का प्रॉफिट कमाया था, 2,000 यूज हुआ तो 2,000 कैपिटल रिजर्व में शेयर फोरफिचर में जाता है। बट अदर केस राउंड में हो सकता है कि 4,000 कमाया लेकिन 6,000 लगाना पड़ा इशू ऑफ शेयर में, तो 2,000 जेब से गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। चांसेस नहीं है, बट खाली कंसेप्ट के लिए बता के रखा है, क्योंकि आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और कुछ भी नहीं। तो ये पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। कंप्यूटर अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन दे रहा हूं यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। पहला है व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, सेकंड है फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, स्टेप्स टू क्रिएट अ कंपनी, वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर्स। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज स्टेप्स, इधर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, स्टेप टू क्रिएट लेजर इन टैली। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है। इसको आपको आपके टेक्स्ट बुक से ही पढ़ने का और कहीं दूसरे नोट से नहीं पढ़ना है। 6 क्वेश्चंस
4 मार्क का अगर आया 4 मार्क का, तो आपको 4 या 5 पॉइंट लिखने के, 2 क्वेश्चन आएंगे तो 4 मार्क 8 मार्क के लिए, और एक क्वेश्चन आया 8 मार्क के लिए तो 8 पॉइंट्स लिखने के। जैसे पिछली बार आया था इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, 8 पॉइंट लिखने के थे। कंप्यूटर काम इजी कर देता है, वर्क गेट इजी, वर्क इज डन फास्ट, समझ में, डेटा इज कलेक्टेड वेरी, और इसके बारे में लिखने का है, इन कंप्यूटर अकाउंटिंग द वर्क गेट वेरी फास्ट, इट इज टाइम लेस टाइम कंज्यूमिंग, ऐसे ही लिखने का है। समझ में आया? इसके लिए बोल रहा हूं ये आप पढ़ के जाओ। क्लियर है? दिस आर द पॉइंट्स यू हैव टू कंसीडर। मार्किंग स्कीम की बात करूंगा, यहाँ पे 8 जनरल एंट्रीज आएगा, 1 मार्क हर एक एंट्री का रहेगा, 8 मार्क। सेम यहाँ पे अगर आपको थियरी क्वेश्चन आ गया तो 4 मार्क का 2 क्वेश्चन हो सकता है, या तो 1 मार्क का 8 क्वेश्चन हो सकता है, मतलब 1 क्वेश्चन 8 मार्क के लिए हो सकता है। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डेथ ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब डेथ ऑफ पार्टनर में कौन से पॉइंट्स है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डेथ पार्टनर, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हाउ टू कैलकुलेट डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर, मतलब जब डेथ पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसका बैलेंस आता है, उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जितने मंथ्स के लिए उतने मंथ्स के लिए। हाँ ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, यहाँ पे न्यू रेशियो का कैलकुलेशन आएगा, एंड कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो ऑन द डेथ पार्टनर। अगर ये पूछा है तो ये आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। सर ये सब हमने कभी किया नहीं है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? अगर ऐसा भावना फीलिंग है तो आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने का, तो ये सब कंसेप्ट क्लियर करो। क्लियर? नेक्स्ट वर्टिकल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्टिकल स्टेटमेंट। अभी वर्टिकल स्टेटमेंट थियरी नहीं, प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। अगर आपको ऐसा कि सर हमको नहीं आता, आप पढ़ा दो, तो मैं अभी बोलता हूं मैंने ये सब चीज पढ़ाया हुआ है, इसके वीडियोस आपको मिलेंगे, बट ये जो वीडियोस होंगे वो 14 स्टैंडर्ड के नाम पे रहेंगे। SY BCom, वर्टिकल स्टेटमेंट, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ट्रेंड, ये सब 14 स्टैंडर्ड को है और उसकी वीडियोस है। अगर आप एक वीडियो भी देख लोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ट्रेंड छोटा सा आएगा, 5-6 लाइन का। उधर जो मैंने सम किया बड़े बड़े सम्स किए, बट उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और वो कंसेप्ट क्लियर करके आप अपने टेक्स्ट बुक के सम भी सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा। इफ यू वांट टू स्टडी दिस देन यू कैन, नहीं तो मैंने कंप्यूटर अकाउंटिंग आपको ऑप्शन में रेडी करके दिया। फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रैक्टिकल सम ऑफ कॉमन साइज, कंपैरेटिव, कैश फ्लो, वर्टिकल। पिछले साल कंपैरेटिव आया था, पिछले साल के एग्जाम में कंपैरेटिव ऑप्शन में आया था, आप चाहिए तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो, प्रैक्टिकल सम ऑन रेशियो, ये आपको क्लियर करना है। मार्किंग स्कीम की बात करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, देखो पूरा सम का मार्किंग दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, 8 मार्क के लिए सम आया है, 1.5 मार्क प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, 3.5 मार्क तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल, और 3 मार्क का तुम्हारा क्या है, बैलेंस शीट। ऐसे आपको 8 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। बात समझ में आया क्या? इधर सेम 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन या 1 मार्क का 8 क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है क्या? 8 मार्क का 1 क्वेश्चन आ सकता है बस। नॉट फॉर प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पॉइंट दे रहा हूं ये सब आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं। फॉर्मेट बना लोगे, प्रॉपर हेडिंग डेबिट क्रेडिट लिखोगे, यूज ओनली 1 कलर पेन, आपको मालूम है। ये जो मैंने दिया ये आपके टेक्स्ट बुक का कटआउट है। आपके टेक्स्ट बुक में व्हाट इज रिसीप्ट एंड पेमेंट, व्हाट इज इनकम है, ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए आपको। रिसीप्ट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। उसके अलावा इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, जैसे यहाँ पे व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, लीगल फीस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। सिर्फ आपको पहले पढ़ा दिया है, प्रैक्टिकल सब पढ़ा दिया है। थियरी नॉलेज चाहिए तो आप ये पढ़ के जाओ। बात समझ में आया? जैसे देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग, एड परचेज, एड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे कंसेप्ट। उसके अलावा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीज भी इस पे लिखा गया है। तो ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं। समझ में आया? मार्किंग स्कीम की बात है तो 6-6 मार्क आने वाला है। 6 मार्क के लिए इनकम एक्सपेंडिचर, 6 मार्क के लिए बैलेंस शीट। अब इधर ऊपर नीचे हो सकता है 5.5 मार्क, 6.5 मार्क, 5 मार्क, 7 मार्क, डिपेंड करता है। बट एक टेंटेटिव 6 मार्क, 6 मार्क, 12 मार्क तो मिल जाएगा। क्लियर? फाइनल अकाउंट की बात करता हूं तो फाइनल अकाउंट के अंदर 2 चीजें जो आपको क्लियर करना जरूरी है। मेथड ऑफ कैपिटल, 2 टाइप के कैपिटल होते हैं, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स कैपिटल है तो 2 अकाउंट है, कौन से? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनता है। मतलब जब क्वेश्चन करंट अकाउंट का है तो उस टाइम पे कैपिटल क्या रहता है? फिक्स।
नॉर्मल केस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप कौन सा अकाउंट बनाते हो, कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ये आपको मालूम ही है। और जो आपके टेक्स्ट बुक में है ये करके जाओ, आपका एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सारे एडजस्टमेंट्स है, हिडन एडजस्टमेंट इन द ट्रायल बैलेंस एंड ऑल योर 22 एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट है इसके अंदर। और उसका साथ इफेक्ट भी दिया है, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट। अगर आप इतना करते हो तो आपका फाइनल अकाउंट भी डन है। आपके टेक्स्ट बुक का है कटआउट, टेक्स्ट बुक में आप देखो, आपको ये पेज में मिल जाएगा। इसमें सब एडजस्टमेंट है, सब हिडन एडजस्टमेंट के साथ। उसके अलावा और एक पेज है, ये इसका ट्रीटमेंट। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ये आइटम आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ट्रायल बैलेंस में तो उनका पोस्टिंग किधर करने का वो लिखा हुआ है। समझ में आया क्या? मतलब एक ट्रायल बैलेंस में आ गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर किधर जाएगा मालूम नहीं पड़ रहा है, भाई लाइब्रेरी साइड पे जाएगा, ये लिखा हुआ है। समझ में आया? देखो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ने अभी कभी बुक खोला है नहीं खोला है मालूम नहीं है, इसके लिए मैंने ये बता दिया आपको। क्लियर? इतने आपको करने। ट्रायल बैलेंस की बात करूंगा तो 1/4 मार्क सबको मिलता है, और एडजस्टमेंट को 1 मार्क होता है, क्लोजिंग को 1 मार्क होता है। अगर आप इतना करते हो तो 12 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है यहाँ। क्लियर है क्या? पक्का? तो ये लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक बेसिक एवरेज स्टूडेंट के बारे में, बिलो एवरेज के बारे में और टॉपर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। बराबर है? पक्का? आई जस्ट होप जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपके दिमाग में है, और इसको लेके आप चलना। और बोर्ड एग्जाम में अभी भी बोलता हूं, वर्क विथ योर ब्रेन नॉट विथ योर हार्ट। दिल से काम नहीं करना, दिमाग से काम करना, कितना भी हो जाए। और एक्टिव रहना, पैसिव मत हो जाना, ब्लैंक मत हो जाना। आपने मेहनत किया है और आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, नॉट ओनली इन बीके बट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। क्लियर? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।